सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोजोमल एंजाइम्स, जो कि जनरल फार्मा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आ सकता है यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी मेन एग्ज़ाम कोई सी भी हो, मतलब इसमें ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने PPT में कन्वर्ट कर दिए। ये आपको PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैं ये डालते रहता हूँ, है ना। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोजोमल एंजाइम्स। तो बेसिकली माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम दोनों इस पे स्लाइड पे डिस्कस कर लेंगे। एक बार सुन लीजिए आप। तो माइक्रोजोमल एंजाइम्स क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, हमको पता है, एलिमिनेशन भी होता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है जो मेटाबॉलिज्म करता है ड्रग का? कौन है? लीवर, है ना। तो ठीक है, तो ये लीवर में तो होंगे ही होंगे, बट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लंग्स एंड किडनी, ये भी कुछ एक्सटेंट तक हमारा एलिमिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, बट है ना। ये एक अपने को याद रखना है कि लीवर मेन ऑर्गन है, उसके बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लंग्स एंड किडनी में भी ये होते हैं। दूसरी बात, सेल के अंदर में भी ये कहाँ पाया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना। फिर एक बात और हमको याद रखना है कि यदि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे रिलेटेड है? फैट से, है ना। फैट का मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं ना। तो ये फैट सोल्यूबल ड्रग्स, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं ना, जो तो मेनली फैट सोल्यूबल ड्रग्स, तो फैट सोल्यूबल ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करने के काम आते हैं कौन से एंजाइम्स? माइक्रोजोमल एंजाइम्स। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोजोमल एंजाइम्स में भी कौन सा माइक्रोजोमल एंजाइम है जो कि प्रिंसिपल एंजाइम है हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में? तो हमको याद रखना है मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज, है ना। तो ये एंजाइम जो होते हैं, इसका एक और नाम है साइटोक्रोम P450। तो हमको ये याद रखना है साइटोक्रोम P450। मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज नहीं याद होगा तो भी चलेगा, बट साइटोक्रोम P450 याद रखना है, क्योंकि ये आसानी से याद हो जाएगा और हमको ये यही दिखेगा हर बार, है ना। साइटोक्रोम P450, है ना। तो ये अब चलो अब स्टार्ट करते हैं, स्लाइड पे आते हैं ना। तो माइक्रोजोमल एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स विच आर लोकेटेड प्राइमरली ऑन द स्मूथ सरफेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया। ठीक है, ऑफ द लीवर, है ना। तो मेनली कौन सा होता है हमारा ऑर्गन? लीवर। लीवर ही मेटाबोलाइज करता है। उसके बाद, है ना, हाउ एवर दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लंग्स एंड किडनी, मैंने बताया था कुछ एक्सटेंट तक ये भी मेटाबोलाइज करते हैं। अगली बात, हेयर द प्रिंसिपल एंजाइम बोल दे या मेन एंजाइम इज द मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम P450 उसी का नाम है। ठीक है, तो हमको याद रखना है साइटोक्रोम P450। यदि मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज नहीं याद हो रहा है तो बट ये तो याद रखना ही है, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। ठीक है, यही वर्डिंग आएगी बार बार, अब MCQ हो या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर थ्योरी में भी हम यही लिखेंगे। देखो आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक और एंजाइम होता है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, इज ऑल्सो ए मैक्रोजोमल एंजाइम, बट मेन एंजाइम कौन सा है? साइटोक्रोम P450 मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। ठीक है, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एक इज ऑल्सो ए मिक्स्ड माइक्रोजोमल एंजाइम। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि द माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन एंड मेटाबोलाइज ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। मैंने बोला ना कि मेटाबोलाइज ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोला है कि माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन का मतलब होता है कि ये एक एंजाइम एक से ज़्यादा ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकता है। आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, कौन से ड्रग्स की बात करते हैं हम? ओनली लिपिड सोल्यूबल, इसीलिए लिखा है कि मेटाबोलाइज ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया कि मतलब लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स में ही वह अलग अलग ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर सकता है, इसलिए यह नॉन स्पेसिफिक बोला है ना। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मतलब अलग अलग ड्रग्स को, बट लिपिड सोल्यूबल वाले ड्रग्स को। ठीक है, अगली लाइन पर क्या बोलिए कि माइक्रोजोमल एंजाइम आर प्राइमरली कंसर्न विद फेज 1 रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफर विच इज़ यूज इन फेज 2 रिएक्शन। ठीक है, हमको अभी क्या बोलना है कि माइक्रोनोमल एंजाइम जो है ना, वो प्राइमरली मतलब मेनली किससे कंसर्न होता है? फेज़ 1 रिएक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बोल दो, क्योंकि लीवर वगैरह वही करते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफर, क्योंकि ग्लूकोरोनिल ट्रांसफर देखो हमने यहाँ भी पढ़ा था। तो ये कौन सा है? फेज़ 2 रिएक्शन का एंजाइम है, बट उसको भी छोड़ो। मेन इंपॉर्टेंट क्या बोलना है कि माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर प्राइमरली कंसर्न विथ फेज़ 1 रिएक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं स्लाइड को चेंज, है ना। अब माइक्रोजोमल एंजाइम्स जो होते हैं, हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम P450। ये क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, सब फैमिली एंड आइसोफॉर्म या जीन नंबर। ठीक है, तो कैसे होते हैं आप भी देखते हैं ना।
तो साइटोक्रोम P450 इज़ क्लासिफाइड इनटू फैमिलीज, सब फैमिलीज एंड एंसोफॉर्म। एक साइटोक्रोम मतलब एक माइक्रोसोमल एंजाइम को हम ऐसे लिखते हैं। अब सुनना, ऐसे लिखते हैं तो इसमें ये क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पार्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो CYP लिखा है स्टार्टिंग का, ये जो CYP लिखा है ये दर्शाता है कि ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम साइटोक्रोम P450 है। नंबर जो इसके बाद जो फर्स्ट नंबर जो लिखते हैं वो बताता है उसकी फैमिली। तो यहाँ पर कौन से नंबर की फैमिली है, सेकेंड नंबर की फैमिली, ठीक है, फैमिली हो गई। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो दर्शाता है सब फैमिली। और उसके बाद जो सिक्स्थ मतलब उसके बाद जो नंबर लिखेंगे वो दर्शाता है आइसो एंजाइम, उसका एक फॉर्म बोल सकते हैं, उसी को बोल सकते हैं जीन नंबर, क्योंकि जीन नंबर मतलब उस वाले एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग का CYP ये सब में कॉमन आएगा जो कि साइटोक्रोम P450 दर्शाता है। सेकेंड उसके बाद वाला नंबर क्या दर्शाता है, फैमिली, उसके बाद वाला सब फैमिली, फैमिली के बाद छोटी चीज़ वो सब फैमिली आती है, उसके बाद आइसो एंजाइम फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला एंजाइम साइटोक्रोम P450 2D6 है ना, तो इसको बोलेंगे हम CYP 2D6, CYP 2D6। तो हम बार बार CYP नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे 2D6। तो ये क्या दर्शाता है, वी कैन से दैट CYP 2D6 इज़ द साइटोक्रोम P450 एंजाइम बिलोंगिंग टू द फैमिली नंबर 2, ठीक है, सब फैमिली D विथ जीन नंबर 6, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर होता है वो आइसो एंजाइम या फिर जीन नंबर दर्शाता है, ठीक है। हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी में 12 CYPs है जो कि मेनली ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, और वो इन 1 से लेकर 3 फैमिलीज़ में ही कवर हो जाते हैं ना, मतलब 1 2 3 3 फैमिलीज़ में कवर हो जाते हैं। और ये तो 3 फैमिली ही 12 CYP मतलब साइटोक्रोम P450 को प्रोड्यूस करते हैं, और ये ही 12 CYP हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और ड्रग मेटाबोलाइज करते हैं। अब सुनना, वो कौन कौन से 12 CYP देखो, CYP1A1, CYP1A2। अब सुनना, ये CYP बार बार बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि टफ हो रहा है, CYP नहीं बार बार बोलना है। फिर 1B1, 1B2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 एंड 3A4, 3A5। ये हमारे लगभग हो गए मेन बॉडी के अंदर साइटोक्रोम P450। अब सुनना, क्या हम सारे हमको याद होना चाहिए, नहीं। अब इसमें भी क्या बोल सकते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट CYPs फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म बिलोंगिंग टू द 3 सब फैमिलीज। कौन कौन सी वो सब फैमिली है, CYP3A, CYP मत बार बार बोलो, 3A, 2C एंड 2D। ये ही 3 फैमिली है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमको वही याद रखना है, ठीक है, यही पूछते हैं। तो कौन कौन से, CYP बार बार नहीं बोलना है, 3A, 2C एंड 2D। अब 3A में कौन कौन से देखो तो ज़रा, 3A में हमारा आता है 3A4 एंड 3A5, इन्हीं को मैंने यहाँ पर लिख रखा है इम्पोर्टेंट करके। तो 3A में कौन कौन सा है, 3A4 एंड 3A5, ठीक है। फिर अगला है 2C में हमारे पास कौन सा है, 2C8, 2C9, 2C19, इसी को मैंने यहाँ लिख रखा है इधर, 2C8, 2C9 एंड 2C19। और 2D में हमारे पास कौन सा है, ओनली 2D6, तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है 2D6। तो ये जो एंजाइम से हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, बाकी पूरे 12 नहीं करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, कौन कौन से एक बार याद रखते हैं, मतलब एक बार देखते हैं, 3A4 एंड 3A5, 2C8, 2C9 एंड 2C19 एंड 2D6, ठीक है। चलो हम स्लाइड को चेंज करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एंजाइम है, मतलब फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, 3A4 एंड 3A5। तो ये जो एंजाइम है CYP3A4, CYP3A5, ये जो हमारे पास जो एंजाइम है, तो ये जो हमारे पास एंजाइम है CYP3A4 एंड CYP3A5, देखो बार बार CYP बोलेंगे ना टफ हो जाएगा, ओनली बोलो 3A4 एंड 3A5। तो जो 3A4 एंड 3A5 है ये हमारे लगभग 50% ऑफ जीनोबायोटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि 50% हमारा ड्रग मेटाबोलाइज यही करते हैं ना। तो यहाँ मैंने लिखा है नियरली 50% ऑफ द जीनोबायोटिक्स आर मेटाबोलाइज बाय दिस CYP बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ओनली इन लीवर बट ऑल्सो इन इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है। तो मेनली लीवर में प्रेजेंट होता है और लीवर ही हमारा मेन ऑर्गन है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन से एंजाइम द्वारा होता है, CYP3A4 एंड CYP3A5। तो ये तो हमको पता ही होना चाहिए कि 3A4 एंड 3A
जो 5 है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब हमको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ जैसा कि इसको इंड्यूस कौन करते हैं ना, एंजाइम्स इंड्यूस होते हैं, ठीक है, कुछ मेटा ड्रग लेते हैं उसकी वजह से, है ना। तो इंड्यूसर्स की बात करें तो बारबिचुरेट्स, फेनिटोइन एंड रिफेम्पिसिन, ठीक है। बारबिचुरेट्स और फेनिटोइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। रिफेम्पिसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि टीबी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है ये इसको इंड्यूस करते हैं, और ऐसा है कि जो कुछ इंड्यूस करते हैं तो कुछ इनहिबिट भी करते हैं। और इनहिबिट कौन कौन से करते हैं? इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरिथ्रोमाइसिन, वेरापेमिल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी एक एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक, है ना। तो ये ऊपर वाले जो है ना ये इंड्यूस करते हैं इस ड्रग को, इस एंजाइम को, और नीचे वाले इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन एंड वेरापेमिल ये क्या करते हैं? हमारे इस इन एंजाइम्स को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अगला एंजाइम हमारे पास कौन सा मैंने लिया है? 2D6। एक वो 2C8, 9 और 19 वो बाद में देखेंगे, पहले 2D6 एक अकेला एंजाइम है। तो वो क्या होता है कि दिस सब फैमिली ऑफ साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज ओनली 25 to 30%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा था? 3A4 एंड 3A5। उसके बाद कौन है? 2D6, है ना, ठीक है। कितना परसेंट? 25 से 30% ऑफ द कॉमनली यूज ड्रग्स। इसका इंड्यूसर्स कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक इंड्यूसर नहीं है, ये अपने आप रिलीज़ हो जाता है। लेस कॉमन और रादर अननोन, क्योंकि ये अपने आप बॉडी में रिलीज़ हो जाता है। और इनहिबिटर है, क्योंकि इनहिबिट तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस तो अपने आप हो रहा है, बट हमने कुछ ऐसे ड्रग ले लिया जो कि खाने के बाद ये एंजाइम डिक्रीज़ हो गया अमाउंट, है ना। तो कौन कौन से एंजाइम से ड्रग्स है जो कि इसको इनहिबिट करते हैं? तो क्विनिडीन एंड फ्लोजेंटिन। अब क्विनिडीन और फ्लोजेंटिन की बात यदि करें तो ये क्या काम आते हैं? मैंने ऊपर लिख रखा है, देखो क्विनिडीन क्या लिख रखा है यहाँ पर, देखो ऊपर देखो, क्विनिडीन इज यूज टू ट्रीटमेंट इन द स्पेसिफिक अरिथमियाज एंड ऑल्सो यूज इन द मलेरिया। और फ्लोजेंटिन क्या कर सकता है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है। ये हमारे 2D6 के बारे में हो गया। अब अगले स्लाइड में देखते हैं 2C8 एंड 2C9, पेन ले लेते हैं। तो 2C8 और 2C9 क्या होते हैं कि दिस CYP मेटाबोलाइज अबाउट 10% ऑफ द कॉमनली यूज ड्रग। सबसे पहले हमने 3A4 एंड 3A5 देखा था जो कि 50% के आसपास ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा 2D6 जो कि 25 से 30%, उसके बाद कम होता जा रहा है। 2C8 और 2C9 कितना परसेंट? लगभग 10% तक, ठीक है। इसका इंड्यूसर्स क्या है? बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन। देखो 3A4 और 3A5 के भी इंड्यूसर्स थे, कौन से? बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन एंड फेनिटोइन। इसके कौन है? फेनिटोइन नहीं, बाकी बारबिचुरेट्स और रिफेम्पिसिन है। तो इंटरकनेक्ट हो जाए कि इंड्यूसर्स में कौन बार बार आ रहा है? बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन। आगे भी ये आने वाला है, बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन, ठीक ठीक है। इनहिबिटर्स आर लेस कॉमन, ये इनहिबिट नहीं होता अपने आप बॉडी में, सीक्रेट मतलब अपने आप इनहिबिट होता है, मतलब ऐसा कोई एंजाइम नहीं, ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि इसको इनहिबिट कर सके। बहुत ही लेस कॉमन है, जो कि शायद हम लेते भी नहीं होंगे, ठीक है। तो 2C8 और 2C9 10, इसमें बात याद रखना कि 10% मेटाबोलाइज करते हैं। इंड्यूसर्स में बारबिचुरेट्स और रिफेम्पिसिन जो कि ऊपर वाले से रिलेटेड है। इनहिबिटर लेस कॉमन, ठीक है। और CYP 2C19 क्या करता है? इट मेटाबोलाइज ओनली अबाउट 12 से 15 ड्रग्स, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ड्रग्स, फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग्स इंक्लूडिंग डाइजेपाम, ओमिप्रेजोल, ठीक है। डाइजेपाम, ओमिप्रेजोल ये कुछ ड्रग्स होते हैं, इनमें मतलब आते हैं, ये कॉमन यूज़ हमको थोड़ा बहुत नाम याद रहते हैं ना। तो 12 से 15 ड्रग्स को ये मेटाबोलाइज करते हैं। इसका इंड्यूसर्स भी सेम है, बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन। और इनहिबिटर्स वही है कि ये ऐसा कोई मतलब ऐसे कोई ज़्यादा ड्रग्स नहीं है जो इसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि इनहिबिटर्स इंड्यूसर्स में बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन, ऊपर भी हमने बारबिचुरेट्स एंड रिफेम्पिसिन देखा था। इनहिबिटर में यहाँ पर लेस कॉमन है, यहाँ पर भी लेस कॉमन है, ठीक है। और डाइजेपाम और ओमिप्रेजोल आपको पता होगा, डाइजेपाम एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। और ओमिप्रेजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक है। ये हो गए हमारे, जो हमारा ये हो गया टॉपिक। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट्स मैंने एक बार और बता देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।